हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक ईपी बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले हेडिंग प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश की परिभाषा की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर दूसरी हेडिंग की बात किया जाए तो आती है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत की अगर प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर दीप्त प्रकाश स्रोत की बात किया जाए तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, जो वस्तुएं खुद के प्रकाश से प्रकाशित हों उसे हम लोग दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे आपके हो जाएंगे, जैसे में सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि। उसी प्रकार अगर हम अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा होगी, जो वस्तुएं खुद के प्रकाश से न प्रकाशित होकर किसी दूसरे खुद के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होती हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका चंद्रमा, कांच आदि। ये हमारे प्रकाश स्रोत है। इसके बाद आप लोग तीसरा हेडिंग देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, जैसे आप लोग प्रकाश की परिभाषा पढ़े वैसे ही प्रकाश के कुछ गुण हैं जिसे हम लोग सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। अगर प्रकाश गुण की पहले गुण की बात किया जाए तो होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हुए भी किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगर दूसरे प्रकाश गुण की बात किया जाए तो साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा में चलने का मतलब जो प्रकाश होती है उसके गमन का रास्ता एकदम सीधा होता है, इसलिए उसे सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा में चलना ही सरल रेखा होता है एकदम। अगर तीसरे गुण की बात किया जाए तो प्रकाश संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकती है। अगर चौथे गुण की बात किया जाए तो प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करते हैं। और पांचवें गुण की बात किया जाए तो प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में गमन करता है, न कि अपारदर्शी माध्यमों में। अगर उसी प्रकार अगर छठे की बात की जाए तो प्रकाश विभिन्न माध्यमों में विभिन्न चालों से गमन करता है। और इसका निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको 1 नंबर का मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न में। अगर हम लोग छठे की बात किया जाए, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर कोई चमकदार पृष्ठ हो, समतल चिकनादार चमकदार पृष्ठ हो, वहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग सातवें की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। कहने का मतलब अगर प्रकाश वायु से अगर गुजर रहा है, अगर वो जल में जाएगा तो जल में जाते ही उस प्रकाश का जो पथ रहेगा वो जल में बदल जाएगा। और अंतिम दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आने वाला है, दृश्य प्रकाश तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अब तक आप लोग प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़े और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े। अब अगली टॉपिक की बात किया जाए तो आपका अगली टॉपिक होता है प्रकाश माध्यम। प्रकाशित माध्यम। अगर प्रकाशित माध्यम की बात किया जाए तो प्रकाशित माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। वही दूसरा होता है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम। अगर तीसरे माध्यम की बात की जाए तो वो होता है अपारदर्शक माध्यम। ये हमारे प्रकाशित माध्यम होते हैं, जिसमें हम लोग पहला पारदर्शक माध्यम की बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन की बात किया जाए, परिभाषा की बात किया जाए, ऐसा दे सकते हैं ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच आदि।
ये पारदर्शक माध्यम में आएगा। पारदर्शक माध्यम मतलब जिसमें आसानी से प्रकाश गमन कर सके उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम कहेंगे। अगर उसी प्रकार दूसरा देखा जाए पारभाषक माध्यम की बात, तो पारभाषक माध्यम की परिभाषा आप कर सकते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार न हो पाए या कुछ ही भाग आर पार हो पाए उसे हम लोग पारभाषक माध्यम कहेंगे। जैसे जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, गंदा जल, खुरदरा कांच, खुरदरा कांच आदि। अगर हम तीसरे अपारदर्शक माध्यम की बात करें तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें हमारा प्रकाश आर पार न कर पाए उसे हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे अगर जैसे की बात की जाए तो हो जाएगा आपका लकड़ी, लोहा, कोई भी ठोस आदि, ये आपके प्रकाशित माध्यम में जिसे हम लोग जाने ये 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें आसानी से आर पार कर जाए, आसानी से गमन कर पाए उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम कहेंगे, जैसे वायु और कांच। वहीं अगर पारभाषक माध्यम की बात की जाए तो ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार न पाए, उसका कुछ ही भाग आर पार कर पाए उसे हम लोग पारभाषक माध्यम कहेंगे। जैसे में आ जाएगा तेल लगा कागज, गंदा जल और खुरदुरा कांच। अगर तीसरे अपारदर्शक माध्यम की बात की जाए तो वे ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार न हो पाए उसे अपारदर्शक माध्यम कहेंगे, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, अगर प्रकाश किरण की परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं जब किसी पारदर्शिक माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कहने का मतलब प्रकाश किरण उसे कहते हैं जब पारदर्शिक माध्यम में हमारे प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जब ढेर सारी प्रकाश किरणें उस माध्यम में गमन करें तो उसे हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। और अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर दूसरी बात की जाए अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा भी होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ये हमारे 3 प्रकाश पुंज होते हैं। अगर हम अभिसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो अभिसारी नाम से पता चल रहा है किरणों को बुलाया जा रहा है, तो उसकी परिभाषा भी हम लोग इसी प्रकार से देंगे। जब हम किसी बिंदु पर प्रकाश किरणों को मिलते हुए देखते हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे ये बिंदु है, अगर इस पर बहुत सारी आके किरणें मिल जाएं तो इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर वहीं अपसारी प्रकाश की पुंज की बात करें तो इसकी परिभाषा हम किसी बिंदु से आती हुई किरणें की बात करें तो हमारी अपसारी होगी। और नाम से ही पता चल रहा है अपसारी मतलब फैलने की बात कर रहा है, तो किसी बिंदु से किरणों का फैलाव हो जाए तो वहाँ अपसारी होगा। अर्थात इसकी परिभाषा हम कर सकते हैं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपसारी कहलाती है। वही अगर समांतर प्रकाश पुंज की बात की जाए तो वे किरणें जो एक दूसरे के समांतर में गमन करे उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हमारा प्रकाश किरणों के बारे में हुआ। अगर हम अगली टॉपिक की बात करें तो अगली टॉपिक हमारा आता है प्रकाश परावर्तन। का परावर्तन। अगर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात की जाए तो आप कह सकते हैं जब प्रकाश किरण किसी चिकनेदार समतल पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाए तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश परावर्तन के लिए हमें एक समतल पर चिकनादार पृष्ठ होना चाहिए। इसके लिए हमें एक किरण आएगी जिसका हम नाम आपतित किरण देंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराएगी उसका नाम हम लोग आपतन बिंदु देंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु पर टकराने के बाद अधिकांश जो प्रकाश होंगी किरणें उसी माध्यम में लौट जाएंगी जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। अगर हम इस आपतन बिंदु पर समतल पृष्ठ चिकनादार जो पृष्ठ है उसके लंबवत अगर हम लोग एक लंब खींच दें तो उसको हम लोग अभिलंब नाम देंगे, अभिलंब। इसके बाद हम लोग आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण की बात करें तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं।
ये हमारे परावर्तन के संपूर्ण प्रकार हैं। अगर हम लोग इसे अलग अलग रूप में लिखा जाए तो अगर हम लोग पृष्ठ की बात किया जाए तो पृष्ठ हमारा चिकनादार पृष्ठ होना चाहिए, और पृष्ठ यानी परावर्तित पृष्ठ की बात किया जाए तो हमारा चिकनादार परावर्तित पृष्ठ होना चाहिए। अगर हम आपतित कोण की बात करें तो जो प्रकाश किरण चिकनादार पृष्ठ पर आके टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। फिर अगर आपतन बिंदु की बात किया जाए तो आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर परावर्तित किरण की बात की जाए तो आपतित किरण गिरने के बाद उसी माध्यम में जो किरण लौट जाए उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। वहीं अगर आपतन कोण की बात किया जाए, अगर अभिलंब की बात किया जाए तो आपतन बिंदु पर परावर्तित पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। अगर वहीं आपतन कोण की बात किया जाए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होगा, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे। अगर वहीं परावर्तित किरण की बात किया जाए तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित कोण होगा, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के कुछ भाग थे जिसे आप लोग आराम से लिख पाएंगे। अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो परावर्तन का प्रकार, आपकी किताब में अगला टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। की बात किया जाए परावर्तन के प्रकार, अगर परावर्तन के प्रकार की बात किया जाए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अगर अनियमित परावर्तन की परिभाषा दिया जाए तो आप कह सकते हैं किसी चिकनेदार पालिशदार पृष्ठ से टकराने के बाद जब किरण एक दूसरे के समांतर गुजरे उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। जैसे हमारे ये चिकनादार परावर्तक पृष्ठ हुआ। अगर कोई किरण आई उसी एंगल से जाएगी, अगर दूसरी किरण आई फिर उसी एंगल से जाएगी, फिर तीसरी किरण आई फिर उसी एंगल से जाएगी, फिर चौथी किरण आई फिर उसी, यानी जो किरणें हैं अपने एक दूसरे के समांतर आ रही है और समांतर जा रही हैं, ऐसे हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। अगर अनियमित परावर्तन की बात की जाए तो इसके लिए खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर फैल जाती हैं। फैल जाने का कारण, अगर प्रकाश की किरण अगर इस पर गिरेगी तो ऐसे जाएगी, अगर इस पर गिरेगी तो इधर चला आएगा, अगर ये किरण इधर गिरी तो इधर चला जाएगा, अगर ये किरण इधर चली तो इधर चला आएगा। अर्थात जो परावर्तक पृष्ठ होगा खुरदरा होगा। ये आपके अनियमित परावर्तन हुआ। अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो आपका अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात की जाए तो परावर्तन के नियम ही दो प्रकार से दिए गए हैं। पहले परावर्तन का नियम दिया गया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ये आपका पहला नियम है। इसे अगर आप लिखना चाहें लिखेंगे आपतित किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। अगर दूसरे नियम की बात की जाए तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण कहें तो ये आई और परावर्तन कोण कहें तो ये आर, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये हमारे परावर्तन के नियम में था। अगली टॉपिक की बात की जाए तो अगली टॉपिक प्रकाश की उत्क्रमणिकता की बात करती है। अगर प्रकाश की उत्क्रमणिकता की बात करें, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता की बात किया जाए तो उत्क्रमणीयता, तो इसमें जो आपतित किरण होती है, जैसे ये आपतित किरण हुई, ये आपकी परावर्तित किरण हुई, ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई, बीच में ये आपका अभिलंब हुआ, तो ये आपका आपतन कोण आई हुआ, ये परावर्तन कोण आर हुआ।
अगर हम ये आपका नीचे जो है समतल पृष्ठ हुआ, समतल पृष्ठ हुआ। अगर उत्क्रमणता की बात की जाए तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, इसमें बस हम लोग, इसमें हम लोग अगर परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, आपतित किरण मान लें, कहने का मतलब ये ऐसे रहेगा। अगर हम इसे आपतित किरण मान लें, आपतित किरण, तो जो हमारा आपतित किरण रहेगा परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। जो हमारा आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। कहने का मतलब ये अब ये आई हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। प्रतिबिंब की परिभाषा देने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, मिलने का प्रयास करती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रतिबिंब, और हम लोग प्रतिबिंब को दो भागों में बांट रखे हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है अभासी प्रतिबिंब। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, जब कोई किरण किसी बिंदु से जाती है और किसी बिंदु से टकराती है, मतलब वास्तविक रूप से टकराती है, तो वो बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होती है। जैसे में इसे हम अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसे हम उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसे हम पर्दे पर देख सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। अगर अब आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा दी जाए तो हम लोग आभासी होता है, आभासी। अगर आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा दी जाए तो हम लोग कह सकते हैं, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो इस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, लेकिन फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। अगर फोटो की बात करें, जो हम लोग फोटो खिंचाते हैं वो हम लोगों की आभासी प्रतिबिंब होती है, और जो हम लोग पर्दे में देखते हैं वो प्रतिबिंब हमारी वास्तविक प्रतिबिंब होती है। अगर अगली ये हमारा प्रतिबिंब की बात है, अब अगली टॉपिक की बात किया जाए तो अगली टॉपिक होती है हमारा दर्पण। अगर दर्पण की बात की जाए, दर्पण जिसे हम लोग मिरर के रूप में जानते हैं, अगर दर्पण की परिभाषा की बात की जाए तो आप कह सकते हैं, जब हम किसी चिकने पारदर्शी तल के एक भाग पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दें और दूसरे भाग को परावर्तक बना दें, तो ऐसी निकाय हम लोगों का दर्पण कहलाती है। अर्थात अगर हम लोग किसी भी कांच के एक भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे भाग को परावर्तक बना दें, तो ये वो निकाय हम लोगों की दर्पण कहलाएगी। और दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करें तो हम लोग समतल दर्पण में कह सकते हैं, इसकी परिभाषा की बात कह सकते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ मतलब वही, इसके एक भाग पर हमारी कलई रहेगी या लाल ऑक्साइड का लेप रहेगा और दूसरा भाग परावर्तक रहेगा, और जो दर्पण होनी चाहिए समतल होनी चाहिए उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। अगर गोली दर्पण की बात की जाए तो गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और उसके एक भाग को कलई कर देते हैं तथा दूसरे भाग को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। एक भाग का कलई कर देते हैं और दूसरे भाग को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं, वो हमारा गोलीय दर्पण होता है। ये हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पहला पार्ट समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। जय हिंद।